यही था ना हेडिंग? लिखिए तो। लिखेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन विलयन की मोललता का। हिमांक अवनमन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन विलयन की मोललता, ये वाला विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। साथ साथ लिखेंगे। हिमांक अवनमन को किस चीज से सूचित करते हैं? डेल्टा टी एफ से। सीधा समानुपाती है किसके? मोललिटी, इसी को ना मोललता कहते हैं। यानी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, कह सकते हैं कि नहीं? यहाँ से डेल्टा टी एफ समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के एफ कहेंगे, यहाँ इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू एम। यहाँ के एफ को कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इंग्लिश में इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल अवनमन स्थिरांक। इंग्लिश में मोलर डिप्रेशन हो गया। पिछला दिन डेल्टा टी एफ बताइए, पिछला दिन डेल्टा टी एफ के बदले क्या पढ़े थे हम लोग? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। क्या लिखा जा सकता है ये? जितना बात आगे बनता जा रहा है वो सब का सब इक्वेशन बनता जा रहा है, सब पर न्यूमेरिकल रहेगा। टी नॉट एफ जो लिखते हैं आप, एफ को नीचे लिखा कीजिए, नॉट को ऊपर। का तरीका थोड़ा सही कर लीजिए। आगे बढ़े क्या? बताइए। इस एम को मोल बाई केजी लिख सकते हैं। टी नॉट एफ माइनस टी एफ के एफ गुना मोल बटा केजी भी तो लिख सकते हैं। मोल किसका? सॉल्यूट का। और केजी किसका? सॉल्वेंट का। इस मोललिटी के बदले ए गुना 1000 बटे बी गुना मोलिकुलर वेट भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना मोलिकुलर वेट। ये सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूला है, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ढेर सारा। और यही फाइनल इक्वेशन है, आगे फिर एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्या हुआ? हम इक्वेशन की बात करें, आप मात्रा की बात करें, पहले पढ़िए। बढ़े आगे।
देखिए, यदि इसी को हम आगे लेके चलें अगेन, अभी चलिए साथ साथ, टी नॉट एफ को उधर लेके जाइए तो माइनस में बदल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ? माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना मॉलिक्यूलर वेट माइनस टी नॉट एफ। आया ना? और इस माइनस को यदि उधर लेके चले जाए तो जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगा। अगला बार वही करेंगे। यहाँ तक पहुंचिए। अच्छा, आप लोग हर चीज जो यहाँ से उतारते हैं, आपको एक बार में नहीं समझ में आया कि ये उधर जाएगा, तो जो होगा वो अपने से लिख लीजिए। आप एक लीटर लेते यहाँ से देखते हैं, फिर कॉपी पर लेते हैं, फिर 1 लीटर यहाँ से देखते हैं। इसी सब से तुम लोग का दिमाग जो है ना सठिया गया है। अपना दिमाग का यूज ही नहीं करते हो। मेरा हाथ टूटा था तो टूटा था, देखो इधर 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 देखो, इससे भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाथ टूटा, ये मिडल मेटाकार्पल इसको बोलते हैं, ये टूटा था ये। अभी भी डैमेज ही है, अभी बस रिपेयर हो रहा है। अभी सिर्फ पढ़ाने लिखने लायक बना है, क्रिकेट खेलने लायक अभी नहीं बना, इसमें बोला है कि 4-5 मिनट टाइम लगेगा। दोबारा मान लो खेलने जाएंगे, कैच उच लेंगे, फिर टूट जाएगा, फिर लूल बनल रहेंगे। इससे बढ़िया है 4-5 महीना जो है उसे उस पूरी बना लेते हैं। सुनिएगा जो बोल रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट। टूटा यहाँ पर, प्लास्टर पूरा किया यहाँ तक, और ये हाथ 1 महीना काम नहीं किया, कोई वर्क ही नहीं हो पाया, पूरा लटकल रहा गर्दन में। अभी तक इस हाथ का हम देख रहे हैं कि ये सब मसल वगैरह एकदम एकदम लूज हो गया है। ये वर्क चूंकि वर्किंग नहीं था तो ये कमजोर पड़ गया धीरे धीरे। और वही फिर ये हाथ है, इसका ठीक है। टूटा यहाँ, परेशानी यहाँ था इसलिए क्योंकि ये 1 महीना बैठा हुआ रह गया। तुम लोग क्या करते हो अपने दिमाग को? दिमाग तो भगवान सबको देवे किए, जब मनुष्य बनाए हैं वो समुद्र में जो पाया जाता है वो ऑक्टोपस, उसके पास क्या को दिमाग होता है? 8 होता है, काम का एक को नहीं होता है। तुम लोग के पास एक के है, बहुत काम का है, लेकिन तुम उसका काम जो है ना करवे नहीं करते हो। अब बताइए, दिमाग को आप स्थिर रखेंगे तो कहाँ से दिमाग फैलेगा? आपका ध्यान खिस्सा करने पर आता है कि तनिक लिखने के बीच में कुछ गैप बना बना तो जो चुटकी फुटकी वाला खिस्सा है छोटा मोटा, फिर के फड़ियाई लो, फिर टाइम कहाँ मिलेगा? तो आपकी तो मानसिकता ऐसी हो गई है। देखिए, ये सब बात हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको हम जब देखते हैं ना ऐसा करते हुए तो हमको कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ हमारा एक रिलेशन है, और वो कर्तव्य वाला है, वो फर्ज वाला है, उस चीज से हम नहीं मुख मोड़ सकते हैं। आपको जब देखते हैं कि आप हमने कहा कि देखो भाई, टी नॉट एफ को हमने इधर किया, ये माइनस में चला गया, और जब आपको देखते हैं ना कि आप एक बार देखिए यहाँ लिखे हैं माइनस माइनस टी एफ बराबर के एफ। यार क्या पागलपन कर रहे हो यार? क्या ये तुमको खुद समझ में नहीं आया कि इसको यदि हम इधर करेंगे तो आगे इक्वेशन क्या बनेगा? तो आप बार बार अपना कॉपी मुंह देख रहे हैं। ऐसे में उतारने में भी टाइम लगता है, आपका माथा काम प्रॉपर कर नहीं रहा है, आपका आदत लग जाएगा उतारने वाला। जब ये सिंपल काम में आप इस तरह का हरकत कर रहे हैं, आप कैसे न्यूमेरिकल उतना सॉल्व करिए कीजिएगा? और हम कैसे विश्वास कर लें कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? आप सब सब हम ही से करवाते हैं। आप कहिएगा कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, बड़ा बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमको क्वालिटी का वाला एजुकेशन चाहिए। अब आदत को सुधारिए, बहुत खराब कल्चर पकड़ लिए हैं आप लोग। यहाँ से इस माइनस को यदि इधर लेके जाए तो अगला स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। लिखिए अगला स्टेप, फिर अगले देखना पट्टा कहीं का। डर जाओ। हो गया, लिख लिए? देखिए, टी नॉट एफ ये कांस्टेंट टर्म है। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है, तो क्या लगता है कि अभी हर बार फ्रीजिंग पॉइंट बदलता रहेगा प्योर वाटर का? वो तो हमेशा 0 डिग्री सी होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसका बदलेगा? सॉल्यूशन का। अब जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बदलते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बदलता जाएगा। मतलब ये वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट। के एफ तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, में तो कहीं कोई शक है ही नहीं, नामे में स्थिरांक लगा हुआ है। अब ए बी और एम ये हमारी मर्जी पर है कि हम इसको कांस्टेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो 4 गो सॉल्यूशन है, सब में विलायक का भार समान ले लिया, तो बताइए विलायक बी का मान कांस्टेंट हो गया।
सब में विलय के रूप में आपने चीनी डाला तो सब के लिए मॉलिक्यूलर वेट 342 हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट का भी मान बराबर हो गया। लेकिन यदि आपने सब में अलग अलग अमाउंट में चीनी डाला तो विलय का अमाउंट बदल गया, यानी ए का मान बदल गया। ए का मान यदि बदलेगा तो बताइए इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? टीएफ पर पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। तो ए के बदलने से टीएफ बदलेगा। ए के बदलने से बदलेगा, ये तो समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि ये बढ़ने से बढ़ेगा या घटने से घटेगा, या क्या होगा, क्या रिलेशन है। तो बताइए, ए बढ़ेगा तो टीएफ घटेगा, घट जाएगा। इस बार उल्टा बात है, देखिए कैसे। यहाँ देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म गुना में है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू को निगेटिव कर दिया है। ए का जितना बड़ा मान आप यहाँ करते जाएंगे, उतना बड़ा में निगेटिव लगाएगा तो उतना ही छोटा ना होता चला जाएगा वो। इसका सीधा मतलब है कि यदि बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाए, टीएफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? ए के। 1/a के नहीं, ए के। मतलब ए के बढ़ने से टीएफ घटेगा और ए के घटने से टीएफ बढ़ेगा। अब ये देखो, ये कोई नया बात नहीं है, ये बात पिछला दिन भी तुम पढ़े हो। देखो कैसे पढ़े हो। जैसे जैसे हम चीनी मिला रहे थे, आप याद कीजिए, -2 डिग्री सी पर जमा, फिर थोड़ा चीनी मिलाए -5 डिग्री सी पर जमा, फिर -10 डिग्री सी पर जमा। तुम देख रहे हो जैसे जैसे चीनी देते जा रहे हो, यानी विलय की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट घटता न जा रहा है। वही बात तो ये भी कह रहा है कि ये बढ़ेगा तो टीएफ घटेगा, यानी जितना ज़्यादा चीनी डालोगे उसको जमने में उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से एक बात स्पष्ट हुआ कि टीएफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के। और यदि हम ए को कांस्टेंट करके इसको इसको चेक करें, इसको इसको कांस्टेंट कर दें और बी को चेक करें, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीचे वाले के साथ सीधा संबंध हो जाएगा? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, यदि बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाए, ए और बी को भी कांस्टेंट कर दिया जाए। और यदि ए और बी दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए और मॉलिक्यूलर वेट के साथ देखें तो इसके साथ भी इसका सीधा संबंध है। अरे भाई, जो ऊपर है उसके साथ उल्टा संबंध हो जाएगा, जो नीचे है उसके साथ सीधा संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस। ये माइनस खत्म हो जाए तो फिर सीधा हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ सीधा और नीचे वाले के साथ उल्टा। तो ये निगेटिव वैल्यू ही ना उल्टा कर दे रहा है बात को। तो ये चीज आपको जानना जरूरी था। और ये किस लिए जरूरी है, आप इसको एक क्वेश्चन के तौर पर देखिए तो आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। कल आपका फिर से लाइव सेशन चलेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन 8 से 9 में। बस 1 घंटा क्लास होगा, क्लास कंबाइंड रहेगा। कल भर लाइव क्लास चलेगा। मंडे से सारे लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलना भी बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ ऑफलाइन क्लास चलेगा। आप लोग जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं या जो बाद में देखेंगे वीडियो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पेमेंट स्टेटस एकदम अपडेट अब होना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना तुम लोग। नहीं तो अब भगाएंगे, नहीं थोपिया के भगाएंगे। यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक क्वेश्चन लिखिए तो एक लिखेंगे। निम्न विलियन में किसका हिमांक सबसे कम होगा? निम्न में किस विलियन का हिमांक, या निम्न विलियन में किसका हिमांक सबसे कम होगा? ऑप्शन नंबर ए। लिखो क्या? देखिए, 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, 5% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट।
मतलब सभी का हिमांक बराबर होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 5% वेट बाय वेट सब में है, यानी ए का मान हर जगह 5 और बी का मान हर जगह, जल्दी बताओ, 95 है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका तो यही मतलब होता है ना 5% वेट बाय वेट का। 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का जो मास होगा वो कितना ग्राम हो जाएगा, 95 ग्राम हो जाएगा। तो ए का मान 5, बी का मान 95, हर जगह ए और बी का मान कांस्टेंट है। सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब टी नॉट एफ फिक्स है कितना, 0 डिग्री सी, क्योंकि पानी है। पानी के लिए टी नॉट एफ का मान आपको देगा भी नहीं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो सारा चीज कांस्टेंट ही है, के एफ कांस्टेंट ही है, तो बदल कौन चीज रहा है। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, शुगर का 342 होता है। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, यूरिया का 60, यानी बी नंबर सही जवाब होगा, क्योंकि आपसे कम को हिमांक की ना बात कर रहा है, तो अब बी नंबर ऑप्शन होगा। इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक हिमांक किसका होगा, किसका होता, शुगर सॉल्यूशन का होता। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक ज्यादा हिमांक वाला और एक कम हिमांक वाला। क्वथनांक में भी दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक ज्यादा क्वथनांक वाला और एक कम क्वथनांक वाला। देखेंगे, ऑप्शन लिखिए, चेक मारिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में मार दिए क्या, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। यूनिट ऑफ के एफ का मात्रक वही होता है जो के बी का मात्रक होता है। क्या है कि देखिए डेल्टा टी एफ बराबर, हम लोग पढ़े ना के एफ गुना एम। डेल्टा टी एफ क्या है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस, दो फ्रीजिंग पॉइंट का ही ना डिफरेंस है ये। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस टेम्परेचर होगा। इसका यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस होगा या फिर केल्विन होगा, बराबर के एफ, और मोलालिटी का होगा मोल पर केजी। तो यहाँ से आप के एफ का जो मात्रक लेंगे वो जनरली केल्विन में रहता है, डिग्री सी केल्विन दोनों में इसमें समान आएगा। क्या जाएगा, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या फिर यदि आप केल्विन में चलिएगा तो और करके आपको ये आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। पिछला साल पूछा था केवी का मात्रक, हो सकता है इस बार आपको केएफ का मात्रक पूछ दे। पिछला साल नहीं, इस साल है ये, आप लोग को ये हो सकता है पूछ दे, हम बस एक संभावना बता रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता दिए, बाकी आपकी मर्जी। कल जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा वो सब आप बना के आइएगा, पाने के लिए केएफ का पावर ऑफ यादव ग्वाला, ये जो आप लिखे हुए हैं, आप जो पूछ रहे हैं ये टॉपिक आगे से संबंधित है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको बता दिया जाए। ग्लूकोज के लिए केएफ का मान 1.86 निकाले हैं ना, NaCl के लिए उसका ठीक दुगुना आएगा मान। बस हम ये आंसर आपको बता दिए, कैसे आएगा ये सब बात अभी आप समझोगे नहीं, इस सब को समझने में आपको टाइम लगेगा। अगला 5-7 दिन और क्लास कीजिए तब समझ में। ये हो गया क्या, लिखेंगे वैल्यू ऑफ केएफ। डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुना एम। यदि एम का मान 1 हो जाए तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो जाएगा, केएफ के। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो डेल्टा टीएफ है वही केएफ है, तो केएफ है वही डेल्टा टीएफ है, बशर्ते कि बिलियन मोलल हो, मतलब बिलियन ऐसा हो जिसकी मोललता 1 हो। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि मोलल विलियन के हिमांक अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ कहा जाता है। ठीक है, करेंगे यहाँ तक।
आप जो लिखे हुए हैं पावर ऑफ यादव ग्वाला फलना चिलना, सबसे पहले आप अपना नाम ठीक कीजिए, क्योंकि आपका नाम लेकर हमको बोलने में हो नहीं रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। दूसरी बात, आप जो बोले हैं कि ठीक है हम इंतज़ार करेंगे, बता ज़रूर दीजिएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इंतज़ार करो या ना करो, हम बताएंगे इसको। और ज़रूर दीजिएगा, जो बोल रहे हैं आप इसका मतलब शक कर रहे हैं, सब गलतफहमी निकाल दीजिए दिमाग से। चैप्टर ख़त्म होने के बाद बात कीजिएगा, क्या छूटा और क्या पढ़े आप, चाहे जहाँ भी आप पढ़े हों एक बार मिला लीजिएगा। बेगूसराय में पढ़ा रहे हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। हो गया, लिख लिए? लिखिए तो नीचे रो देगा। मोलल विलियन m बराबर 1 के हिमांक अवनमन को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इधर देखो। मोल मोलल विलियन का जो हिमांक अवनमन होता है वही मोलल अवनमन स्थिरांक kf कहलाता है। और kf का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग विलायक के लिए kf का मान अलग अलग आता है। अब आप कहेंगे कि सर विलायक की प्रकृति पर ये कैसे निर्भर करता है, तो किसी एक विलायक के लिए kf का मान निकालिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा kf का मान अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग क्यों होगा, या फिर विलायक की प्रकृति पर kf का मान कैसे निर्भर करता है। तो आप नीचे वाला भी लिख लीजिए, kf का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और एक पॉइंट और आगे आपको लिखना। बताइए अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा, बोलिए जल्दी। अलग अलग विलायक के लिए kf का मान अलग अलग होता है। देखिए रो देखिए। ओके, लिख लिए वहां तक, अलग अलग विलायक के लिए kf का मान अलग अलग होता है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो। जल के लिए kf का मान, वैल्यू ऑफ kf फॉर वाटर। आप याद कीजिए, वैल्यू ऑफ kv फॉर वाटर ऐसा निकाले थे, वैल्यू कितना आया था, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सुनिए, इस तरह से पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मान, केवी का मान क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जल के लिए हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट का मान और केएफ का मान क्वेश्चन में दिया जा भी सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा
कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सी होता है, और केएफ जल के लिए केएफ का मान क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं, वो होता है 1.86। आगे देखिए आपको ये कैसे होता है। देखो, हमने कहा कि अलग अलग विलायक के लिए केएफ का मान अलग अलग होता है, और विलायक का जो मान होता है ये प्रकृति पर निर्भर करता है। और इन सब बातों को ध्यान से समझिए। हम एक बर्तन लेते हैं, इसके लिए सबसे पहली बात कि ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बात है, लैब में जाके आपको चेक करना पड़ेगा, घर बैठे ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो लैब तो है नहीं, तो हम उस बात को समझ तो सकते हैं। आप क्या कीजिए, 1 kg वाटर ले लीजिए। अब देखो, एक दिन एक लोग बोल रहे थे कि सर आप जो ये बार बार कहते हैं कि 1 kg वाटर ले लीजिए, क्या हम वाटर को तौलेंगे? देखिए, जनरल यूज में वाटर को तौला नहीं जाता है, वाटर को मापा जाता है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या वाटर को आप तौल नहीं सकते? आराम से तौल सकते हैं। सबसे पहले खाली बर्तन का भार कर लीजिए तराजू पर। मान लीजिए 200 ग्राम का कोई बोतल है। अब आप उसमें पानी भरना शुरू कीजिए। जिस समय वो 1200 ग्राम हो जाए, समझ जाइए कि आप कितना वाटर तौल लिए, 1 kg तौल लिए। तो जब हम सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सॉल्वेंट यदि वाटर है तो उसको उस वाटर को तौलेंगे नहीं तो मापेंगे क्या? तो हम उसको तौल भी सकते हैं, जैसे दूध। यहाँ पर आपको लीटर के भाव में मिलता है। अब पटना चले जाइए, कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर लीटर के भाव में नहीं मिलता है। वहाँ पर तराजू पर तौल के आपको देगा। उस समय आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये, है कि नहीं है? तो तौल सकते हैं, उसको तौलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 kg वाटर तौल लीजिए, और इसमें आप क्या कीजिए, 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। नहीं, छोड़िए, अभी पहले रुकिए। 1 kg वाटर तौल लीजिए और इसको लैब में जाके फ्रीज कर दीजिए। इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लो कहाँ पर ये बर्फ में बदलना शुरू हुआ है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सी। तो बताइए टी नोट एफ का मान कितना? 0 डिग्री सी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये क्या आपने कभी देखा कि ये 0 डिग्री सी पर जमता है? किताब में लिखा हुआ मिलता है एक्सपेरिमेंटली, तो हम लोग जो सुने हैं या जो टीचर हमको पढ़ाए हैं वो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अब आप क्या कीजिए इसमें, और नहीं मानते हैं तो लैब में जाके चेक कीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। अब जैसे ही 1 मोल यूरिया डाले तो ये प्योर सॉल्वेंट रहा नहीं, ये किस में कन्वर्ट कर गया? सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर गया। सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर गया, तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया होगा, ये तो तय है। क्या है कि पिछले क्लास से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आया उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे TF। अभी टीवी का आदत लगा हुआ है तो लिखा जाता है, वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। तो ये TF हो गया। तो TF का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। तो TF का वैल्यू आपको लैब में जाके निकालना पड़ेगा। लैब में जब आप ये वैल्यू निकालिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा -1.86। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम अपने मन से डाटा नहीं लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ डाटा है, जो लिखा हुआ है बुक में वो लिखा हुआ है। बताइए यहाँ सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना हो जाएगा? 1/1 कितना? 1। अब बताइए, यहाँ से आप पीछे पढ़े हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू, तो ये हो जाएगा T0F माइनस TF बराबर KF इंटू M। बताइए मोलालिटी का मान कितना? 1। T0F का मान 0। माइनस माइनस पहले से इसमें फॉर्मूला में लगा हुआ है, और यहाँ वैल्यू भी ना नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -1.86। बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KF का मान हो जाएगा 1.86। और डायरेक्ट यूनिट लिख दें, केल्विन kg पर मोल। अब आप कहेंगे सर यहाँ आप डिग्री सी में चले थे, यहाँ केल्विन में ले लिए। आप एक काम कीजिए, 0 डिग्री सी को केल्विन में बदलिए, इसको केल्विन में बदलिए, घटाइए, तो आपको केल्विन डिग्री सी दोनों समान आएगा। तो यहाँ डिग्री सी लीजिए या केल्विन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले ही और करके यूनिट में लिखें, डिग्री सी kg पर मोल या फिर केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ से ये हो जाएगा पर मोल। तो ये वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर है। अब आगे की बात सुनिए। अब आप यहाँ पर वाटर नहीं लेकर बेंजीन लेते तो क्या उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से होता? उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्वेंट अलग है, उसका नेचर अलग है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा, तो उसका अलग फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उसमें जब आप 1 मोल यूरिया डालेंगे तो ये 1.86 से जो डिक्रीज किया है, जरूरी है वो 1.86 से डिक्रीज करेगा?
उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिफरेंट होगा तो निश्चित है कि वो कुछ डिफरेंट टेम्परेचर लेगा। तो बताइए अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ का मान अलग अलग होगा कि नहीं। वाटर के लिए केएफ का मान 1.86 होता है, और ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, अभी से आपको ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हर वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना चाह रहे हैं बताइए। सॉरी। हाँ, लाइव क्लास में एक आदमी पूछ रहे थे कि सर कुछ पूछ आने के लिए क्या काम है, फलना चिलना हो गया। आप लोग पहले से उतारिए, हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछे, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज नाम है इनका। नाम को बदलने का जो शौक आप लोग का है ना, वो काम को बदलने का शौक रखिए। ये सब नाम मत बदलिए, नाम ओरिजिनल रखा कीजिए। आपका नाम इस टाइप का नाम रहेगा, हम लिया नहीं करेंगे। आप सबसे पहले नाम आप लोग अपने अपने चैनल पर जाके ठीक कीजिए। क्वेश्चन है कि सर एक प्रश्न था कि 1 लीटर पानी और 1 केजी पानी में अंतर होता है क्या? अगर अंतर होता है तो कितना? और सर अगर 1 केजी वाटर की जगह 1 लीटर ही दे तो क्या गलत होगा? जो क्वेश्चन आप पूछे हैं, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप 12th स्टैंडर्ड पढ़ें, और 12th वाले स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछना भी हमारे ख्याल से गुनाह है। लेकिन चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं और हम एक टीचर, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको समझाएं कि आप पूछ क्या रहे हैं और क्यों नहीं आपको पूछना चाहिए। पहली बात कि जब आप 1 लीटर पानी की बात करते हैं और 1 केजी पानी की बात करते हैं, तो दोनों दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। एक मास है और दूसरा वॉल्यूम। और मास वॉल्यूम को जब भी आप रिलेट करेंगे तो वो डेंसिटी के माध्यम से, बिना डेंसिटी के दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात कि दोनों अलग, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या अंतर है क्या, तो बहुत अंतर है। एक मास है और दूसरा वॉल्यूम है। और ये अंतर कैसे है यह भी समझ लीजिए। यदि आप 1 केजी पानी को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके मास पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज का मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि 1 केजी वाटर और 1 लीटर वाटर दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज है। दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं कि कितना अंतर होता है। कितना अंतर होता है ये भी बात उसके डेंसिटी पर निर्भर करेगा, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और अलग अलग चीज़ों पर कंडीशन जब आप देंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि वो कितना अलग है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो ऐसी स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस पर आप 1 केजी वाटर लीजिए और 1 लीटर वाटर लीजिए, तो दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। मतलब आप 4 डिग्री सी पर 1 केजी वाटर को तौल लीजिए, और जब आप उसको मापिएगा तो वो आपको 1 लीटर वाटर होगा। यही सब बातें हैं, और हमारे ख्याल से यही सब में आपको प्रॉब्लम रहा था, तो उसको आप देख लीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें, ये लिख लीजिए आप। क्या हुआ, फिर रोकें क्या उसको? बोलिए डॉक्टर साहब, समझ में आया? डॉक्टर स्टीफन, नाम में डॉक्टर लगा लिया है, छोटा कहेगा। पर यहाँ हंसी आ रहा है तुमको। बढ़े आगे, सुनिए अब। केवी का मान डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला था ना, उसी तरह से केएफ के मान को निकालने का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और उसको अभी हम लोग देखेंगे। वहां पर आप याद कीजिए, आर टी एस के वी बराबर पढ़े थे RT² बाई 1000 LV। यहाँ पर के एफ बराबर होता है RT² बाई 1000 LF। वहाँ था LV, वो था हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। यहाँ होता है हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। जैसे 1 ग्राम पानी को वाष्प में बनाने के लिए कुछ उष्मा देंगे ना आप, उसको कहेंगे LV।
और 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कुछ उष्मा देंगे ना आप, उसको कहेंगे LF। एक हो गया हीट ऑफ फ्यूजन और एक हो गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक है वाष्पीकरण की उष्मा और एक को कहते हैं द्रवीकरण की उष्मा। वाष्पीकरण की उष्मा यानी द्रव से वाष्प में बनाना, और द्रवीकरण की उष्मा यानी ठोस से द्रव में बदलना। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, आप बस इसको नोट कर लीजिए। इन फिजिक्स KF को हम कहेंगे RT²/1000 LF, जहाँ पर T जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है केल्विन यूनिट में, और LF है द्रवीकरण की उष्मा प्रति ग्राम, हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। और ध्यान रहे, हीट ऑफ फ्यूजन यदि कैलोरी में दिया तो R का मान 2 रखेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन यदि कैलोरी में दिया तो R का मान 8.31 रखेंगे, ठीक है। गोलू कुमार पूछ रहे हैं कि सर KF क्या है। आप पिछला लेक्चर देखिए और इस लेक्चर को देखिए, पूरा समझ में आ जाए। नहीं तो सिर्फ इसी लेक्चर को देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि KF क्या है। KF को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। सबसे पहली बात, बीच लेक्चर में मत जुड़ा कीजिए, नहीं तो इस तरह का नॉनसेंस क्वेश्चन किया करते रहिएगा। कल से कमेंट ऑफ कर देंगे। अब बताइए, पूरा का पूरा थ्योरी खत्म हो गया, कोई आदमी पूछेगा KF क्या है, टीचर डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। ऑफलाइन का ऑफर दे के एकदम कोट दे पकड़ के, नहीं रे। बताइए ये बात हम इन फिजिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी में भाग रहा है, प्रति ग्राम की ना बात हो रही है। इसी को यदि हम प्रति मोल में बदलेंगे तो बटा में मोलिकुलर वेट करेंगे, मोलिकुलर वेट ऊपर में गुना हो जाएगा, और तब LF को तब हम LF नहीं कहते हैं, तब उसको डेल्टा H फ्यूज कहा जाता है, फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन कहा जाता है। उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल, या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, ये कहा जाता है। इसको लिख चुके हैं क्या आप। केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला बनता है MRT²/1000 डेल्टा। ये इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा H, FUS डाल के छोड़ दिया जाता है, वैसे ये पूरा लिखाएगा तो डेल्टा H फ्यूजन, इसको पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रति मोल द्रवीकरण की उष्मा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, ये दोनों आपका होमवर्क है, कल आपको बनाना है। कल संडे है, कल क्लास है 8 से 9, क्लास न्यूमेरिकल सेक्शन का है। पीछे वाला जितना क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। इस दोनों क्वेश्चन को बनाने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो इसको डिस्कस करेंगे। इस दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए, जो बता के तब छुट्टी देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो में ना, मतलब जैसे वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है ना, उसमें पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है। मजा आता है पढ़ाने में लाइव सेशन में, लाइव रहता है क्लास तब। लेकिन दिक्कत क्या है कि लाइव जब रहता है तब क्वेश्चन करेगा, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अब जानकारी भी नहीं है तो खाए क्वेश्चन करें, कम से कम एक बार जज कीजिए उसके बाद क्वेश्चन पूछ। दिक्कत ये है कि ऑफलाइन में बैठा हुआ नहीं है, नहीं तो मार के मुंह में फुला देते। ऑनलाइन में बैठा हुआ है, वहां से तो उसको जो मर्जी होगा करेगा। हम बहुत कर सकते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, वही करते भी हैं। उलझुल हरकत करना शुरू किया तो ब्लॉक। ये लिख लिया क्या। इसको नोट कीजिए तो। देखो, एक है ग्लाइकॉल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला होता है CH2CH2। एल्कोहल को पलटिएगा UPSC नोमेनक्लेचर में लिखा हुआ है। ये है, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, इसका मोलिकुलर वेट 62 होता है। और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, या सॉरी ग्लाइसेरॉल, इसको इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। इसका कितना 92 होता है शायद, 92 होता है इसका मोलिकुलर वेट।
आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस दोनों क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो। क्लास भी है आज? क्लास नहीं ना कहीं? 5 मिनट पढ़ाएं और? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। क्लास है तो बाद में लाइव देख लेना। ऐसे भी अब बोर्ड वाला बात नहीं बता रहे हैं, कुछ भारी बात बता रहे हैं जो थोड़ा कंपटीशन से संबंधित। जिनको जाना हो जा सकते हैं, जिनको बैठना हो बैठे। इसको इसको हटा दें, मिटा दें इसको। चलिए ये क्लास सुनिए इधर। ये क्लास यहीं पर समाप्त हुआ है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं। अब जो पढ़ा रहे हैं इसको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपको आपका मन हो बैठने का बैठिए, नहीं मन हो नहीं नहीं बैठिए। बाद में होगा तो लाइव भी देख लीजिए, आप जाना हो तो जा सकता है। लेकिन 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा हमको लगेगा नहीं। देखो यही सब बताना है। लेकिन अभी हम इसको हटाएंगे यहाँ से। इसको लिख चुके हैं ना आप? देखिएगा इधर। देखो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। अल्लाह मत करो। डेल्टा टीवी बराबर हम लोग पढ़े थे केवी गुना एम। डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर पढ़े थे केवी गुना एम। यदि हम टी नॉट बी को उधर कर दें तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से टीवी बराबर हो जाएगा केवी गुना एम प्लस टी नॉट बी। हाँ या ना? जरा बताइए कि टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यह एक कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट है। केवी भी कांस्टेंट टर्म है। मोललिटी बदलेगी तो टीवी बदल जाएगा, यानी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को? y इज इक्वल टू एम, एम किसको? केवी को बोल रहे हैं, x मोललिटी को बोल रहे हैं, और प्लस सी। बताइए इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? यहाँ से यदि हम इसका ग्राफ खींचें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब इस एक्सिस पर देखो, x x किसको मान है? मोललिटी को। तो इस एक्सिस पर किसको रखेंगे? मोललिटी को, यानी स्मॉल m को। और y एक्सिस पर किसको? टीबी। पहले टीबी है क्या? टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ही है ना। तो हम इस एक्सिस को बॉइलिंग पॉइंट मान लें। इस एक्सिस को क्या मान लेते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? अब बताइए इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट भी जीरो और मोललिटी भी जीरो। लेकिन अभी ना जीरो दिख रहा है। अभी ग्राफ खींचे कहाँ है हम? अभी तो खाली एक्सिस बता दिए थे। अब ग्राफ खींचिए। वाई इंटरसेप्ट सी है ना कुछ? सी है तो मान लीजिए कि हम यहाँ मान लेते हैं। बताइए यहाँ से ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा? क्यों? क्योंकि स्लोप स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ भागा। यहाँ से यदि एक पैरेलल लाइन खींच ले यहाँ, तो ये थीटा हो जाएगा। यही टेन थीटा स्लोप होगा, और यही एम होगा, और यही एम किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। अब मान लीजिए कहेगा कि यहाँ थीटा का वैल्यू 1 है, तो बताइए आपको केबी का मान नहीं दे दिया? यदि थीटा 1 है, थीटा 1 है, सॉरी, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो 10 45 1 हो जाएगा। स्लोप 1 हो गया, स्लोप ही केबी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में केबी का मान डायरेक्ट नहीं देके ग्राफ दे देगा और कहेगा कि इसका एंगल इतना है। आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि इस एंगल से हम किसको निकाल सकते हैं? केबी को। तो यहाँ से केबी पता चल गया। इससे आगे बढ़िए। अब देखिए ग्राफ ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर मोललिटी जीरो है। मोललिटी जीरो होने पर भी ये ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट को जीरो नहीं दिखा रहा है। बताइए कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? देखिए क्यों है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक बर्तन लिए और इसमें आप पानी लिए, तो बताइए इसका मोललिटी जीरो कब होगा? जब हम इसमें सॉल्यूट डालें ही नहीं। सॉल्यूट डालेंगे ही नहीं तो मोललिटी क्या हो जाएगा? जीरो। सॉल्यूट डाले ही नहीं, इसका तो ये प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट है तो उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना जी। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को ही ना हम लोग टी नॉट बी कहते हैं। तो बताइए इस पॉइंट को क्या हम टी नॉट बी नहीं कह सकते हैं? और आप याद कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को ही ना हम सी कहते थे। और देखिए यही सी ना टी नॉट बी है।
अब जैसे जैसे आप इसमें चीनी डालते जाएंगे वैसे वैसे इसकी मोललिटी बढ़ती जाएगी और इसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। जरा देखिए क्या ये ग्राफ इस बात को नहीं बता रहा है? मोललिटी यहाँ आया तो क्वथनांक यहाँ आया। मोललिटी को और आगे बढ़ाइए, देखो क्वथनांक और बढ़ गया। और आगे बढ़ाइए, क्वथनांक और आगे बढ़ गया। क्या ये सारा का सारा बात ग्राफ नहीं बता रहा है, जो बात पीछे आप पढ़े हैं ऑलरेडी? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में एक अलग चीज होता है। यदि आप उन चीजों को डिटेल में समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो कोई बात। आप याद कीजिए बेसिक में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताया गया था 4 गो, और बोला गया था इसका जरूरत आगे बहुत बार पड़ेगा। वहां पर मैथमेटिक्स में हम समझाए थे, यहाँ पर आपको हम केमिस्ट्री में समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वही मैथमेटिक्स ने हमको पूरा केमिस्ट्री समझा रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। तो यही सब जरूरी चीज होता है, आप इसको उतार लीजिए। ये जो ग्राफ है किसके लिए था? डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम, यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इसी टाइप का एक ग्राफ अभी हम लोग सीखेंगे किसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। वहां पर स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पर स्लोप हो जाएगा निगेटिव। फटाफट उतार लीजिए तो इसको। सर कल क्लास ऑनलाइन रहने दीजिएगा। हाँ कल भर क्लास रहेगा ऑनलाइन, सोमवार से सब बंद होगा। बहुत परेशान कर देता है तुम लोग रे, कई बार नहीं देता है ढंग से, देखो बोल रहा है। तुम लोगों को हम जितना ज्यादा व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं ना, तुम लोग उतना ज्यादा हमको परेशान कर देते। इसी स्थिति में हमारा क्या है, हम बंद कर दें। वैसे भी हम सोचे हुए हैं कि एक चैप्टर तक कंप्लीट वीडियो कर देंगे। इस चैप्टर से कंप्लीट जैसे बाद में भी पब्लिक कर देते हैं, बाद में भी पब्लिक पब्लिक नहीं करें, फिर अब ऐप पर चला जाएगा सब। बहुत फंटिसबाजी बतियाता है तुम लोग। कल का क्लास लाइव रहेगा 8 से 9। सिंगल सुजित संस्कार। तो सिंगल का स्पेलिंग पहले गलत है, आप उसको सही कर लीजिए। और ये इतने संस्कारी हैं कि ये लिखते हैं 143 आई लव यू। हेट यू भी हो सकता है। भाई थोड़ा क्लियर कर दो क्या लिखे हो, तो लिख के ही बता दो। यदि लव यू लिखे हो तो लव यू टू, और हेट यू लिखे हो तो भी लव यू टू। हाँ अरे हम लोग का एक से एक फैन रहता है। भाई क्लियर लिखो, हमको भी पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर हम गाना गाएंगे मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। चलिए, हो गया यहाँ तक। देखो अब यही बात यदि हम डेल्टा टीवी के लिए करें, सॉरी डेल्टा टी एफ के लिए, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू एम होता है ना जी। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना एम। हाँ या ना? तो यहाँ से जो फाइनली बनेगा इक्वेशन, इसमें बताइए आप किसको उधर कीजिएगा, फिर से टी नॉट एफ को कीजिएगा, ये प्लस में उधर माइनस में ना बदल जाएगा। तो टी नॉट एफ बराबर माइनस के एफ गुना एम माइनस टी नॉट एफ। माइनस को उधर कीजिए, टी एफ बराबर माइनस के एफ गुना एम प्लस टी नॉट एफ। टी नॉट एफ कॉन्स्टेंट है, के एफ कॉन्स्टेंट है, एम वेरिएबल टी एफ वेरिएबल। बताइए ये वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जब आप इस ग्राफ को खींचिएगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर किसको रखना है? वाई पर टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट को। इधर किसको रखते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और इधर किसको रखेंगे? मोललिटी को। इधर देखना तो, इधर इधर ये पॉइंट जीरो है,
मोलालिटी 0 हो तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा ना सॉल्वेंट का। मान लो फ्रीजिंग पॉइंट हम ये मान लेते हैं, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग टी नॉट एफ कह दें। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे भागेगा या ऊपर, ग्राफ आएगा नीचे इस तरह से, हाँ या ना। यहाँ से जो एंगल बनेगा ये थीटा है, और टेन थीटा यही हो जाएगा स्लोप, और ये स्लोप हो जाएगा माइनस एम, और ये माइनस एम इस बार माइनस के एफ के बराबर है। अब देखिए आप कि जैसे जैसे मोलालिटी बढ़ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, इसका मतलब इसके नीचे ही ना रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया ये। जैसे जैसे मोलालिटी बढ़ती जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता जाएगा। और पिछला केस में क्या था, पिछला केस में ग्राफ ये था, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था, जैसे जैसे मोलालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सही बात समझ में? तो यहाँ से स्लोप दे देगा तो आप कर सकते हैं। बोलिए ग्राफ स्पष्ट समझ में आया? अब देखिए यदि आप ढंग से पढ़े हो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको ऐसा फील होगा ना कि इस ग्राफ के थ्रू हर बात आ जाता है जो इसका डेरिवेटिव वाला बात है। टोटल बात इससे समझा जा सकता है यदि समझने वाले लोग हों तब, बाकी तो कोनो मतलब ही नहीं है। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर सोमवार को। कल होगा इसका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 66 और 67 बना के लाएंगे, और पीछे का जो भी क्वेश्चन है वो सब बना के लाएंगे। क्या हुआ? सोमवार को ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट होगा, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, परासरण दाब जिसको आप कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब 2-3 आदमी को थोड़ा ब्लॉक कर दें, अलवल लिखे हैं।